नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। मेरा नाम है अश्वनी सक्सेना और आप देख रहे हैं YouTube चैनल लीगल एडवाइजर्स एंड सॉलिसिटर्स। आज हम बात करने वाले हैं कि अगर कोई पत्नी का मेंटेनेंस का मुकदमा कोर्ट में चल रहा है या कोई मेंटेनेंस की एप्लीकेशन पर कोर्ट में सुनवाई होने वाली है, तो ऐसे समय में, ऐसी सिचुएशन में पति को किन किन पॉइंट्स पर फोकस करना चाहिए और किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे कि मेंटेनेंस की सुनवाई के बाद पत्नी को कम से कम मेंटेनेंस बनने में हस्बैंड को बेनिफिट मिल सके। दोस्तों, अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे, अगर आप सावधानी बरतेंगे, तो यकीनन मानिए आपको कम से कम मेंटेनेंस अपनी वाइफ को देना पड़ेगा। अब देखिए, जो लोग मेंटेनेंस के केस को फेस कर रहे हैं वो तो इस बात को बहुत ही अच्छे से जानते हैं। इसके अलावा मैं बता दूं कि जब एक मेंटेनेंस का केस हस्बैंड और वाइफ के बीच में कोर्ट में फाइल होता है, तो इस दौरान हस्बैंड और वाइफ दोनों को अपना अपना इनकम एफिडेविट कोर्ट में फाइल करना पड़ता है। उस इनकम एफिडेविट के जरिए हस्बैंड और वाइफ दोनों को ही अपनी असेट्स, अपनी लायबिलिटी, अपनी इनकम, ये सारी चीजें कोर्ट में डिक्लेयर करनी होती हैं, जिसमें बेसिकली हस्बैंड को ये सारी बातें बतानी होती हैं कि हस्बैंड की इनकम क्या है, हस्बैंड क्या जॉब करता है, कितने बच्चे हैं, हस्बैंड वाइफ साथ रह रहे हैं या अलग अलग रह रहे हैं। इसके अलावा हस्बैंड के पास अगर कोई प्रॉपर्टी है तो प्रॉपर्टी की डिटेल्स भी उस इनकम एफिडेविट में फर्निश करनी पड़ती हैं। बैंक डिटेल्स, हस्बैंड के अगर कोई डिपेंडेंट्स हैं, डिपेंडेंट्स यानी अगर हस्बैंड के ऊपर पत्नी के अलावा और लोग भी आश्रित हैं, उनके डिपेंडेंट्स हैं, तो उनकी डिटेल्स देनी पड़ती है। आप इनकम टैक्स पेई हैं तो उसकी भी डिटेल देनी पड़ती है। इस तरह की सारी बातें हस्बैंड को अपने इनकम एफिडेविट में डिक्लेयर करनी पड़ती है। दोस्तों, ये जो इनकम एफिडेविट होता है, इस इनकम एफिडेविट के बेस पर ही कोर्ट डिसाइड करती है कि मेंटेनेंस अपनी वाइफ को, हस्बैंड को कितनी मेंटेनेंस देनी होगी या नहीं देनी होगी। इसलिए इस इनकम एफिडेविट की बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ मेंटेनेंस एप्लीकेशन या ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ मेंटेनेंस केस। देखिए, जनरली तो इनकम एफिडेविट का मतलब होता है कि हस्बैंड एफिडेविट के जरिए अपनी इनकम कोर्ट को बताए, कोर्ट के सामने डिक्लेयर करे। लेकिन इनकम एफिडेविट में इनकम डिक्लेयर करने के अलावा और भी ऐसे कॉलम्स होते हैं जो हस्बैंड को बेनिफिट देते हैं उस समय जिस समय कोर्ट मेंटेनेंस डिसाइड करती है। तो दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं उन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में, उन कॉलम्स के बारे में जो हस्बैंड को इनकम एफिडेविट में फायदा देते हैं, और उन कॉलम्स को, उन डिटेल्स को इनकम एफिडेविट के माध्यम से हस्बैंड को बहुत ही अच्छे तरीके से कोर्ट के सामने रखना चाहिए। तो जानते हैं उन सभी पॉइंट्स के बारे में। पत्नी की मेंटेनेंस की एप्लीकेशन को डिसाइड करते समय सबसे ज्यादा फोकस रहता है हस्बैंड की इनकम और हस्बैंड के एक्सपेंडिचर पर, यानी हस्बैंड की आमदनी कितनी है और हस्बैंड के खर्चे कितने हैं। इनकम का बेनिफिट मिलता है वाइफ को और एक्सपेंडिचर यानी खर्चों का बेनिफिट मिलता है हस्बैंड को यानी पति को। मेंटेनेंस के केस के समय हस्बैंड तो कम से कम इनकम शो करता ही है। हाँ, वो और बात है कि अगर हस्बैंड कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या कोई सैलरीड पर्सन है, तो ऐसी सिचुएशन में तो उसको अपनी इनकम पूरी की पूरी दिखानी ही पड़ेगी। लेकिन इसके अलावा अगर वो कोई बिजनेसमैन है या कोई बिजनेस करता है या कोई सेल्फ एम्प्लॉयड है, तो ऐसी सिचुएशन में हस्बैंड कम से कम ही इनकम शो करता है। कुछ लोग तो ऐसा भी करते हैं कि भाई हम तो कुछ कमाते ही नहीं, हम तो अनएम्प्लॉयड हैं। लेकिन मैं आप लोगों को ये बता दूं कि इस बात का ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि आप कुछ कमाते हैं या नहीं कमाते, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में कोर्ट क्या करती है कि अगर आप अपने इनकम एफिडेविट में लिख देते हैं कि आप अनएम्प्लॉयड हैं, आप कुछ नहीं कमाते, तो ऐसी सिचुएशन में भी कोर्ट मिनिमम वेजेस एक्ट यानी न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत हस्बैंड की मेंटेनेंस बांध देती है और ऑर्डर कर देती है कि वाइफ को इतनी मेंटेनेंस दी जाए। तो इस बात को अच्छे से समझ लें कि मेंटेनेंस डिसाइड करते समय हस्बैंड को अपने एक्सपेंडिचर पर ज्यादा से ज्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि मेंटेनेंस डिसाइड करते वक्त हस्बैंड के एक्सपेंडिचर्स को भी कंसीडर किया जाता है। जिस समय हस्बैंड की मेंटेनेंस
की एप्लीकेशन को डिसाइड किया जाता है, उस समय हस्बैंड को अपनी इनकम के अकॉर्डिंग, अपनी इनकम के प्रोपोर्शनेट ही अपने एक्सपेंसेस, अपने खर्चे दिखाने चाहिए। जैसे कि भाई हस्बैंड की कन्वेंस में इतना खर्चा हो जाता है, हस्बैंड के कपड़े, हस्बैंड के रहना, रहन सहन, खाना, इन सारी चीजों के एक्सपेंसेस हस्बैंड को शो करने चाहिए। इसके अलावा अगर कोई इंस्टॉलमेंट्स चल रही हैं तो उन इंस्टॉलमेंट्स का भी जिक्र हस्बैंड को अपने एक्सपेंसेस में करना चाहिए। कोई लोन ले रखा है उसकी इंस्टॉलमेंट्स का जिक्र हस्बैंड को करना चाहिए। अगर मकान किराए पे ले रखा है, हस्बैंड किसी किराए के मकान में रहता है, तो उस किराए का जिक्र हस्बैंड को करना चाहिए। इसके अलावा हस्बैंड के जो भी खर्चे होते हैं, चाहे वो हाउसिंग से रिलेटेड खर्चे हो, चाहे वो मिसलिनियस एक्सपेंसेस हो, चाहे वो किसी लोन की इंस्टॉलमेंट के बाबत कोई खर्चे हो, इन सभी खर्चों को हस्बैंड को अपने इनकम एफिडेविट के जरिए कोर्ट तक पहुंचाना चाहिए, अपनी बात को रखना चाहिए। क्योंकि मेंटेनेंस जब डिसाइड होती है तो मान लीजिए हस्बैंड की इनकम अगर 20,000 रुपए शो हो रही है और उसमें से हस्बैंड अपने खर्चे करीब 12,000 रुपए के दिखा देता है। ये मैं एक एग्जांपल के तौर पे समझा रहा हूं कि मान लीजिए 20,000 में से हस्बैंड ने 12,000 के तो अपने खर्चे ही दिखा दिए। तो ऐसी सिचुएशन में कोर्ट भी इस बात को कंसीडर करती है कि भाई अगर इसकी इनकम इतनी है तो इसके खर्चे भी इतने हैं। मान लीजिए 20,000 में से 12,000 के खर्चे शो हो गए तो बची सिर्फ और सिर्फ 8,000 रुपए जो इन हैंड हस्बैंड के पास बचते हैं। और मेंटेनेंस डिसाइड करते समय इस बात को बहुत ज्यादा कंसीडर किया जाता है कि आफ्टर ऑल द एक्सपेंसेस हस्बैंड के पास कितना पैसा बचता है। तो इसलिए जब भी मेंटेनेंस की एप्लीकेशन डिसाइड हो उस समय हस्बैंड को ज्यादा से ज्यादा अपने खर्चे शो करने पर फोकस करना चाहिए, ना कि इस बात की कि वो अपनी इनकम को छुपाने की कोशिश करे या इनकम पर ही ज्यादा दबाव डाले। अपने खर्चे दिखाएं, अपने एक्सपेंसेस शो करें और आप मेंटेनेंस के दौरान बेनिफिट ले सकते हैं। इसके अलावा अगला पॉइंट जिसका बेनिफिट मेंटेनेंस की एप्लीकेशन डिसाइड करते समय हस्बैंड को मिलता है वो है डिपेंडेंट्स, यानी हस्बैंड के ऊपर कौन कौन आश्रित है। जिस समय हस्बैंड के अगेंस्ट मेंटेनेंस की एप्लीकेशन डिसाइड होती है उससे पहले हस्बैंड के इनकम एफिडेविट में हस्बैंड को ये बात शो करनी चाहिए कि उसके कितने डिपेंडेंट्स हैं, यानी हस्बैंड के ऊपर किन किन लोगों के भरण पोषण, उनके रख रखाव की जिम्मेदारी है। जैसे कि हस्बैंड के माता पिता हो गए, उनके रख रखाव की जिम्मेदारी, उनके खाने पीने, उनके रहन सहन की जिम्मेदारी, इन्हें कहते हैं डिपेंडेंट्स, यानी हस्बैंड के ऊपर पत्नी के अलावा और किन किन लोगों की जिम्मेदारी है। इसके अलावा कई बार ऐसा भी होता है कि हस्बैंड वाइफ में डिस्प्यूट हो जाता है और वाइफ अपने मैके चली जाती है और बच्चों को हस्बैंड के पास ही छोड़ जाती है। तो ऐसी सिचुएशन में बच्चे भी डिपेंडेंट्स की कैटेगरी में आते हैं और हस्बैंड ये कह सकता है कि मेरे माँ बाप, मेरे माता पिता के अलावा मेरे बच्चे भी मेरे साथ ही रहते हैं और उनके भरण पोषण की जिम्मेदारी भी मुझ पर है। तो ऐसी सिचुएशन को भी कोर्ट कंसीडर करती है मेंटेनेंस डिसाइड करते समय। इसके अलावा कई बार ऐसा भी होता है कि हस्बैंड और वाइफ दोनों ही अर्निंग होते हैं, दोनों ही कमाते हैं, उसके बावजूद भी वाइफ इस बात को कंसील कर लेती है कि वो अर्निंग है, जॉब करती है, इनकम है उसकी और वो कमाती है। अगर हस्बैंड को इस बात की जानकारी है कि उसकी वाइफ अर्निंग है, वो पैसे कमाती है, अपना खर्चा खुद उठा सकती है, लेकिन वाइफ ने उसके बावजूद इस बात को छुपाकर, कंसील कर कोर्ट में मेंटेनेंस की एप्लीकेशन फाइल कर दी है हस्बैंड के खिलाफ, तो ऐसी सिचुएशन में हस्बैंड को इस बात को कोर्ट के सामने लाना चाहिए कि उसकी वाइफ ऑलरेडी अर्निंग है, उसकी वाइफ ऑलरेडी पैसा कमाती है जो कि सफिशिएंट है उसके रहन सहन, उसकी मेंटेनेंस के लिए। तो अगर इस तरीके का कोई प्रूफ कि वाइफ ऑलरेडी वर्किंग है, वो कमाती है, सैलरीड है, इस तरीके का कोई प्रूफ अगर हस्बैंड कोर्ट के सामने लाके रखता है तो उसको भी मेंटेनेंस की एप्लीकेशन डिसाइड करते टाइम कोर्ट बहुत हद तक कंसीडर करती है। अब दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसे सेफ्टी टिप्स जिसे मेंटेनेंस के केस के दौरान हस्बैंड को अपने ध्यान में रखना चाहिए और उन सब बातों का ध्यान में रखते हुए ही मेंटेनेंस के केस को आगे प्रोसीड करना चाहिए, मेंटेनेंस के केस को कोर्ट में फाइट करना चाहिए। तो दोस्तों जान लेते हैं इन सारी बातों के बारे में। सबसे पहली बात है
कि हस्बैंड को अपने अकाउंट को खाली रखना चाहिए। अगर हस्बैंड के कोई बैंक अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है, तो उन अकाउंट्स को खाली रखें, उन अकाउंट्स में ज्यादा पैसे ना डालें। इसके अलावा अगर हस्बैंड के नाम पर कोई व्हीकल है, कोई गाड़ी है, तो उसको अपने नाम से ट्रांसफर करा दे किसी दूसरे इंसान के नाम, या अपने नाम पर कोई भी व्हीकल ना रखे। अगर कोई पॉलिसीज चल रही हैं, कोई LIC है या कोई अलग पॉलिसी हस्बैंड ने ले रखी है, कोई इन्वेस्टमेंट कर रखी है, तो उन पॉलिसीज का प्रीमियम हस्बैंड अपने फंड से ना दे। इसके अलावा अगर हस्बैंड की कोई और इनकम है, कोई और आउटसोर्स इनकम है उसके बिजनेस के अलावा, या फिर उसके सैलरी के अलावा, या कोई पार्ट टाइम वर्क हस्बैंड करता है, तो उस इनकम को हस्बैंड अपने नाम पर ना ले, क्योंकि उस इनकम को हस्बैंड की ओवरऑल इनकम में काउंट किया जाएगा जिस समय कोर्ट मेंटेनेंस की एप्लीकेशन को डिसाइड करेगी। तो कहने का मतलब यह है कि हस्बैंड की जितनी भी वेल्थ है या कोई भी आउटसोर्सिंग इनकम है, उसको अपने नाम पर लेने से अवॉइड करें जब तक आपके मेंटेनेंस की एप्लीकेशन डिसाइड नहीं हो जाती। तो दोस्तों, ये थी वीडियो इस बात पर कि हस्बैंड को मेंटेनेंस के केस के दौरान किन किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए, किन किन पॉइंट्स पर फोकस रखना चाहिए, जिससे कि मेंटेनेंस की एप्लीकेशन या मेंटेनेंस के केस डिसाइड होते समय हस्बैंड उन पॉइंट्स का, उन बातों का बेनिफिट ले सके और कम से कम मेंटेनेंस को कोर्ट से बंधवा सके। उम्मीद करता हूं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, आपको आपकी मनचाही जानकारी मिली होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशंस आप व्यूअर्स तक पहुंचती रहें। हम आप व्यूअर्स के बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं जो आप इतना कीमती समय निकालकर हमारी वीडियोस को देखते हैं, हमारी वीडियोस को लाइक, शेयर एंड कमेंट करते हैं। इसी तरीके से अपना प्यार, अपना सपोर्ट हमारे चैनल पर बनाए रखें। अगर आपकी कोई क्वेरी है, आपका कोई सवाल है, अगर आप इस टॉपिक से रिलेटेड या किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कुछ पूछना चाहते हैं, किसी लीगल टॉपिक पर पूछना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हम आपको और आपके सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, जब भी मेंटेनेंस की एप्लीकेशन हो, अपने इनकम और एक्सपेंडिचर को ध्यान में रखें, अपने डिपेंडेंट्स को शो करें और ज्यादा से ज्यादा फोकस इस बात पे रखें कि आपके खर्चे यानी आपके एक्सपेंसेस क्या हैं, और इस बात का बेनिफिट आपको कोर्ट से मिलेगा ही मिलेगा। उम्मीद करता हूं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। तो दोस्तों, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, स्टे सेफ, स्टे अलर्ट। आपका दिन शुभ हो।